फिर आपके बोर्ड आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए और आपको उनके समझाने के लिए फिर से उपस्थित हूँ और इन प्रश्नों को हल कर कर आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसी श्रृंखला का जो हमारा अगला पाठ है, इसमें 4 अंकों वाले प्रश्न आते हैं। 4 अंकों वाले प्रश्नों के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, इसमें प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं तथा परावर्तन के नियम लिखिए। तो देखिए बच्चों की, जब कोई चमकीली सतह है, अगर हमारे पास में कोई सतह है, जैसे ये एक सपोज कीजिए कि ये एक हमारे पास में चमकीली सतह है और इसके ऊपर जब प्रकाश की कोई किरण आपतित होती है, यह प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये जो है इस सतह से टकराने के पश्चात पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। फिर से देखिए, जब कोई चमकीली सतह है या किसी भी सतह से जब पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो वह उस सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जो प्रकाश की किरण इस सतह पर आपतित हो रही है उसको हम आपतित किरण बोलते हैं। ये कहलाएगी आपतित किरण। आपतित किरण। और टकराने के पश्चात जो किरण जा रही है उसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण। और बीच में इसमें एक काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं हम, जिसको हम अभिलंब बोलते हैं। ये अभिलंब हो जाएगा इसका। तो आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई और ये हो गया अभिलंब। इसमें तो परिभाषा अगर कोई पूछे आपसे परावर्तन की, तो अपन को ये लिखना है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात आती है इसमें परावर्तन के नियम की। तो परावर्तन के नियम की, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम है कि देखिए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तीनों एक ही पृष्ठ पर है, एक ही तल पर है। तो पहला नियम ये बोलेंगे हम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। नंबर 2, इसके लिए ये देखिए आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं हम आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं हम परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक बार पुनः सुन लीजिए इस प्रश्न का उत्तर कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम, तो पहला नियम यह है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, और परावर्तन कोण यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण हमेशा सदैव बराबर होते हैं। ये परावर्तन के नियम हो गए। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, इसमें अपवर्तन किसे कहते हैं, चित्र सहित व्याख्या कीजिए एवं नियम भी लिखिए। तो यह भी प्रकाश के साथ होने वाली एक घटना है। इसमें क्या देखते हैं हम, देखिए कि जैसे इसमें माध्यम बदलता है। जैसे जब हम माध्यम चेंज कर देते हैं किसी भी प्रकाश की किरण, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे सपोज कीजिए कि ये एक वायु है, यहाँ पर वायु माध्यम हो गया और ये कांच की एक पट्टी है।
तो जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी अपने मार्ग से हट जाती है या अपने मार्ग से थोड़ा इधर उधर हो जाएगी। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन के भी नियम उसी टाइप से है। इसमें जैसे ये प्रकाश की किरण इसके ऊपर आ रही है तो इसको बोलेंगे हम आपतित किरण, और आपतित किरण और ये अभिलंब है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कहलाता है आपतन कोण। दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जो गई है ये अपवर्तित किरण कहलाएगी, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो होगा वो अपवर्तन का कोण कहलाएगा या अपवर्तन का कोण कहलाएगा। तो इसमें जो है आप पहला नियम ये है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही पृष्ठ में होते हैं। जैसा परावर्तन का पहला नियम था उसी प्रकार से इसका पहला नियम है। पर दूसरे नियम में इसके अंतर्गत आ जाता है कि जब हम देखते हैं कि जो आपतन कोण की ज्या, जब प्रकाश की किरण तिरछी आपतित होती है किसी माध्यम में तो आपतन कोण की ज्या, ज्या माने साइन, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक निश्चित होता है। ये दूसरा नियम कहलाता है कि जब कोई प्रकाश तिरछी किसी माध्यम पर अपवर्तित होती है या जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या इनका अनुपात निश्चित होता है। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं और ये जो है इसको अपवर्तनांक कहलाता है, इसको हम अपवर्तनांक बोलेंगे। तो ये इसके दो नियम हैं। इसी दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरे प्रश्न में कह रहा है वो कि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, समतल दर्पण यानी इस टाइप का दर्पण है ये जिसमें हम प्राय रोज अपना चेहरा देखते हैं वो एक समतल दर्पण है, और उस पर जो है हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो पहली विशेषता हम ये लिख सकते हैं इसमें कि पहली विशेषता ये होगी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु के आकार का बनता है। क्या बोलेंगे? समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, आभासी माने सीधा, तथा वस्तु के आकार का बनता है। दूसरा जो नियम ये बोलेंगे हम कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है। यानी दर्पण के सामने, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रख दी हमने यहाँ पर, तो दर्पण के से उसकी जितनी लंबवत दूरी होगी उतनी ही पीछे जो है उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। यानी ये दूरियां बराबर होती हैं आपकी। यानी किसी वस्तु पर जो है वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी होगी उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे उस पे बनता है। और तीसरी विशेषता ये कह सकते हैं हम इसमें कि जो है इसमें समतल दर्पण में हमारे पार्श्व परिवर्तित हो जाते हैं। पार्श्व परिवर्तित हो जाते हैं हमारे के, अगर हम जब दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारा दायां कान बाईं तरफ दिखाई देगा और बायां कान दाईं तरफ दिखाई देगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पार्श्व परिवर्तित हो जाते हैं। तो समतल दर्पण में ये बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषताएं हो जाएंगी हमारी। फिर इसमें जो है अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है इसमें कि परिभाषित कीजिए दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव जो है, देखिए दर्पण ऐसा, ये एक दर्पण हो गया हमारा, अवतल दर्पण बना लिया हमने इसको।
ये अवतल दर्पण हो सकता है, या इस टाइप का बना दीजिए तो ये उत्तल दर्पण है। दर्पण बोलते हैं अपन जिसके एक तरफ पॉलिश की हुई होती है, वो दर्पण कहलाता है। तो वो कह रहा है दर्पण का ध्रुव, तो इस जो है दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, इसका मध्य बिंदु ये है, और इस वाले दर्पण का अगर हम कहें तो ये मध्य बिंदु हो गया। तो जो दर्पण का ठीक मध्य बिंदु होता है उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये इसमें जो है दर्पण के ध्रुव हो जाएंगे आपके। वक्रता केंद्र, तो दर्पण जिस गोले से काटा गया है उस गोले के केंद्र को, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, इसमें देखिए इस तरफ केंद्र हो जाएगा, इसका केंद्र इधर हो जाएगा, तो उस गोले के केंद्र को जो है हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। एक बार पुनः सुनिए, दर्पण को जिस गोले से काटा गया है, या यूं कहे कि जो दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है, ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र इधर बनेगा। फिर कह रहे लेंस का मुख्य अक्ष, तो देखिए लेंस जो होते हैं हमारे इस टाइप से बनते हैं, ये लेंस है हमारा, उत्तल लेंस है। तो इस अगर हम इस पृष्ठ को लेंगे, अगर हम इस पृष्ठ को लेंगे तो इसका वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा, और अगर हमने इस पृष्ठ को लिया तो इसका वक्रता केंद्र जो है इस साइड हो जाएगा। तो जो इसकी अपवर्तक पृष्ठ है, लेंस के जो अपवर्तक पृष्ठ है उनके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, लेंस के अपवर्तक पृष्ठ के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से सुनिए, जो दर्पण ये है अपना लेंस है, लेंस के अपवर्तक पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लेंस का मुख्य अक्ष बोलते हैं। फिर प्रकाशिक केंद्र, तो इस अपवर्तक तल का जो ठीक मध्य बिंदु होता है, इस अपवर्तक तल का जो है ठीक मध्य बिंदु होता है उसको हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो ये इस तरीके से ये आपके 4 प्रश्न हुए। अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। देखिए अवतल दर्पण है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित किया जाता है और ये हमेशा ऋणात्मक होती है, तो इसका मान हो जाएगा वस्तु की दूरी का ऋण 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसका जो 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, माने आवर्धन का मान दिया है उसने, अब जो इसमें 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। और दूसरा क्या है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है हमारे उल्टा बन रहा है, इसलिए इसको आवर्धित प्रतिबिंब अपन ऋण 3 ले लेंगे। इसका हमारा सूत्र होता है m बराबर होता है -v/u, तो ये हो जाएगा m का मान ऋण 3, v का मान निकालना है हमको, u का मान दिया है ऋण 10, तो ये ऋण से ये ऋण कट जाएगा, यानी ये हो गया हमारा, तिर्यक गुणा करते तो ऋण 3 × 10 बराबर v, तो v बराबर ऋण 30 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की दूरी जो हो जाएगी ये ऋण 30 सेंटीमीटर हो जाएगी और वस्तु की ओर ही होगी ये, तो इधर जो है वस्तु की तरफ ही इसका प्रतिबिंब बनेगा ऋण 30 सेंटीमीटर की दूरी पर।